हेलो स्टूडेंट्स, यह इल्तुतमिश पे तीसरा भाग है और अंतिम भाग है जिसमें हम इल्तुतमिश के जीवन काल के तृतीय काल जो रहा 1227 से लेकर 1236 तक के पीरियड का हम इसमें अध्ययन करेंगे और हम इल्तुतमिश को क्यों गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके जीवन का यह जो तृतीय काल था, इस काल में उसने अपनी सत्ता को संगठित किया था। अब उसने अपना ध्यान सबसे पहले कोबाचा की ओर दिया। कोबाचा जो कि अब जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था तो वह वहाँ से भाग निकला था, मुल्तान और उच्च से भाग निकला था और उस जगह पर इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी नशीन करा था या उसके अधिकार में, नियंत्रण में वह प्रदेश दे दिया था। कोबाचा अभी तक हर आक्रमण में बचता जा रहा था, इसलिए अब उसने ध्यान दिया क्योंकि जलालुद्दीन मकबरनी वापस जा चुका था, मंगोलों के आक्रमण से उसको सुरक्षा प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए अब इल्तुतमिश ने कोबाचा को नष्ट करने का अपना आखिरी दांव भी खेला। अब उसने आक्रमण करने के लिए एक सेना तैयार करी और रणनीति में कुछ परिवर्तन किया। इस नीति के अनुसार उसने रास्ते में पड़ने वाले सभी प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया और इस समय उसने भटिंडा, सुरसती, लाहौर, भटिंडा यानी तबर हिंद लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया था और फिर इसके बाद इल्तुतमिश ने सीधे ही कोबाचा पर आक्रमण किया था। कोबाचा को इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि वह कहीं भी शरण नहीं ले सके और उसको खुला युद्ध करने के लिए सामने आना पड़े। कोबाचा ने उच्च में 3 महीने तक घेरे को बनाए रखा, पर 3 महीने तक इल्तुतमिश ने अन्य स्थानों को विजित करा और उस घेरे को बनाए रखने में ही उसने चतुराई का उदाहरण पेश किया। 3 महीने बाद जब कोबाचा के रसद पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी, ऐसी स्थिति में वह खुले मैदान में सामने आया, पर चूंकि अब उसके पास में शरण लेने के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा था और उसके द्वारा अधिकृत सभी प्रदेशों पर इल्तुतमिश ने अपना अधिकार कर लिया था, तो ऐसे समय में वह अपने घोड़े पर सवार होकर के भाग निकला, बक्कर की ओर भाग निकला और बक्कर की ओर भागते हुए में जब इल्तुतमिश ने अपनी एक सेना की टुकड़ी को उसके पीछा करने के लिए भेजा, तो उस टुकड़ी के द्रुत गति से पीछा करने के कारण उससे बचने के लिए उसने बजाय इसके कि वह उनकी पकड़ में आता, उसने अपनी नदी में ही वह सिंध नदी में ही वह कूद गया और उसने अपनी जान दे दी। इस तरह से कोबाचा जो उसका एक आखिरी प्रतिद्वंदी इल्तुतमिश का बचा था, जो तुर्क सरदारों में या मोहम्मद गोरी के द्वारा बनाए गए अधिकारी या तुर्क सरदारों में अंतिम प्रतिद्वंदी था, उसको भी उसने समाप्त कर दिया। इसके पश्चात उसने उत्तर पश्चिमी सीमा के 12 सामरिक दुर्गों पर अपना अधिकार कर लिया। उच्च और मुल्तान को भी अपने प्रबंधन में ले लिया। इस प्रकार उसने इन सब दुर्गों का और प्रदेशों का समुचित सुरक्षात्मक मैनेजमेंट किया और इसके लिए उसने वहाँ पर अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। इसके पश्चात इल्तुतमिश ने 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त करी। बगदाद का खलीफा उस समय मुसलमानों का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। इस प्रकार से मुसलमानों के एक सर्वोच्च अधिकारी के द्वारा खिल्लत प्राप्त करने के पश्चात और वैधता का एक मान्यता पत्र प्राप्त करने के पश्चात अब इल्तुतमिश एक स्वतंत्र अस्तित्व वाला शासक हो गया था। इस प्रकार उसने एक अंतिम स्वीकृति, अंतिम मोहर भी अपने लिए प्राप्त कर ली थी
और इसके पश्चात उसको अब एक स्वतंत्र भारत का एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अब उसने अपने जीवन के आगे के काल यानी कि 1236 तक का समय, आगे के 7 साल जो उसके 29 से लेकर 36 तक में जो जीवन के 7 साल बचे थे, उन 7 साल में उसने अपने सत्ता को संगठित करने, विद्रोहों का दमन करने और अपने साम्राज्य जो नवविजित साम्राज्य था उस पर अपना अधिकार कुशलता से स्थापित करने का ही या विजयों को संगठित करने का कार्य किया। आगे के इस काल में हम देखते हैं कि 1230 में बंगाल में जब अली मर्दान की मृत्यु हो गई थी और गयासुद्दीन एवज जो था उसने वहाँ की सत्ता संभाल ली थी, और उसके विद्रोह करने के पश्चात में उसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल का अधिकारी बना दिया था और अपना राज्य उसके नियंत्रण में दे दिया था। परंतु 1229 तक आते आते नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी और ऐसी स्थिति में इख्तियारुद्दीन बलका ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया था और सत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया था। इल्तुतमिश ने इस समय अपनी एक सेना को विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा और स्वयं भी गया। उसने स्वयं भी वहाँ की ओर प्रस्थान किया और उसने तुरंत ही उसको जाकर के बंदी बना लिया और लखनौती को जिसको गयासुद्दीन एवज ने कहा था कि वह अपनी सीमा को यहीं तक रखेगा और लखनौती का ही राजा बनकर के राजधानी बना करके उसने उसमें वहाँ पर राज किया था। तो अब लखनौती में उसने अपने विश्वसनीय मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त कर दिया था, वह वहाँ का सूबेदार बन गया था। इसके पश्चात 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर पर इस समय परिहार शासक मंगलदेव राज्य कर रहा था। उसको हरा करके 1232 में उसको हराने के बाद में ग्वालियर की व्यवस्था को उसने जियाउद्दीन महमूद जुनैदी के हाथ में दे दिया था। और उसको आपको मैं ये बता दूं कि इस समय इतिहासकार मिन्हासु सिराज जो था उसको इमामत के पद पर ग्वालियर में ही नियुक्त कर दिया गया था और कोतवाल के पद पर उसने सिपह सालार रशीमुद्दीन को नियुक्त किया था। इस प्रकार ये 3 मुख्य अधिकारी बना दिए गए थे जो भारत पर इस समय ग्वालियर पर शासन करने के लिए, शासन व्यवस्था नए सिरे से स्थापित करने के लिए नियुक्त किए गए थे ताकि तुर्की व्यवस्था वहाँ पे स्थापित कर दी जाए। इसके पश्चात 1233-34 में उसने कालिंजर पर, उसका एक अधिकारी था तायसी, उसने कालिंजर पर अधिकार किया और कालिंजर पर अधिकार किया और वहाँ पर खूब लूटपाट करी मंदिरों को। इसके पश्चात वह मालवा की तरफ आगे बढ़ा, मालवा के मंदिरों को लूटा उसने। मालवा का जो मेन मंदिर, महाकाल का जो मंदिर है, उस मंदिर को उसने पूर्ण रूप से लूटा, तहस नहस किया। इसके बाद वह भिलसा की तरफ आगे बढ़ा, भिलसा पर अधिकार करके उसने उज्जैन, मालवा के साथ साथ भिलसा और उज्जैन इनको लूटा। फिर इसके पश्चात उसने 1236 में इल्तुतमिश ने बूमियान की तरफ प्रस्थान किया और बूमियान को जीतने का उसका जो स्वप्न था वह अधूरा ही रह गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई। तो वह रास्ते में ही वापस मुड़ करके आ गया और अप्रैल 1236 में फिर उसकी मृत्यु भी हो गई। इस प्रकार उसने अपना आगामी 7 वर्ष विद्रोहों का दमन करने, अपने साम्राज्य विस्तार को संगठित करने में ही लगाया और प्रशासन को संगठित करने में लगाया। हम अब प्रश्न जो आपके ज़्यादातर पूछा जाता है कि क्या आप इल्तुतमिश को दास वंश का संस्थापक मान सकते हैं, तो इसके उत्तर में हम कुछ लॉजिक्स देंगे, कुछ रीजंस देंगे जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश वास्तव में ही संस्थापक रहा।
या वास्तविक संस्थापक के रूप में हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। वह मध्यकालीन भारत का श्रेष्ठ शासकों में से एक था। साथ ही वह इसका दिल्ली में सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी मान सकते हैं। आर.पी. त्रिपाठी ने बड़े ही महत्वपूर्ण शब्दों में उसके लिए कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास उसी के साथ में ही प्रारंभ होता है। और वाकई में ये कथन सत्य है कि मुस्लिम संप्रभुता यानी कि मुस्लिम साम्राज्य 1206 से 1210 का समय तो बहुत छोटा होता है। मोहम्मद गोरी ने भी यहाँ पर आक्रमण करा, परंतु उसने प्रशासन को संगठित नहीं करा। इल्तुतमिश ही एक ऐसा शासक रहा जिसने अपनी सत्ता को संगठित करने का भी प्रयत्न किया। उसने इसके लिए उसने मेहनत भी करी और दिल्ली को अपनी अब सत्ता का केंद्र जो है लाहौर से शिफ्ट होकर के दिल्ली की ओर आ गया था। और अब दिल्ली इसके साम्राज्य विस्तार और विजयों के पश्चात में दिल्ली सल्तनत का एक स्पष्ट रूपरेखा भी नज़र आ रही थी कि दिल्ली सल्तनत इतनी यहाँ से यहाँ तक विस्तारित है या उसका प्रसार यहाँ तक है। तो इस प्रकार एक दिल्ली सल्तनत का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म था वो स्पष्ट रूप से अब नज़र आने लग गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या निर्माता था। इसी के साथ साथ उसने एक अपने राजवंश की परमानेंट नींव भी डाल दी थी, जो उस समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी कि एक राजतंत्रीय राजवंश निरंतर चलता रहे। तो इल्तुतमिश ने यह नींव भी डाल दी थी। इसके पश्चात हम अगर उसकी सल्तनत के स्थापक के रूप में हम उसको देखें तो हमारे सामने तीन चीज़ें मुख्य आती है जो किसी भी स्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है या साम्राज्य को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। पहला तो है प्रशासन, दूसरा है सेना और तीसरा है मुद्रा प्रणाली। तो प्रशासन के संगठन के लिए उसने सबसे महत्वपूर्ण इकाई इक्ता की स्थापना करी। इक्ता इस्लाम में प्रारंभ से ही प्रचलन में था और इक्ता का अर्थ यह था कि राज्य के प्रति सेवा करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार के स्वरूप में इस्लाम की मान्यता के अनुसार या इस्लाम के अनुसार कुछ जमीन का भूभाग दिया जाता था। इस भूभाग को इक्ता का नाम दिया गया था। इन इक्ताओं ने दिल्ली सल्तनत में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, क्योंकि प्रांत, हम इक्ता को एक प्रकार से प्रांत कह सकते हैं, तो प्रांत और केंद्र को जोड़ने में इक्ताओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि इक्तेदार जो था वह अपनी सेना के माध्यम से और कर के माध्यम से उस प्रांत को केंद्र से जोड़े रखता था। दूसरा, भूमि कर वसूलने की एक नई व्यवस्था अब शुरू हुई और प्रभावी रूप से शुरू हुई, क्योंकि किसी भी साम्राज्य को स्थायी बनाने में राजस्व का बहुत बड़ा हाथ होता है। राजस्व की अगर निरंतर राजकोष में अगर निरंतर जमा होता रहेगा तो जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हैं वह आसानी से होते रहेंगे और साम्राज्य में एक व्यवस्था बनेगी, शांति बनेगी। तो इक्ताओं के माध्यम से भूमि कर जो है वह भी नियमित रूप से प्रारंभ हो गया था। इसी तरह से एक अभी तक भारत में, हिंदू भारत में जो सामंती शासन व्यवस्था थी वह इक्ताओं के माध्यम से समाप्त कर दी गई, क्योंकि प्रांतों पर अब केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए जागीरदार या अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी और उनको कुछ प्रशासन के अधिकारों के साथ में नियुक्त किया जाता था। इक्ताओं को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, छोटी इक्ता और बड़ी इक्ता। जो छोटी इक्ता थी वह सैनिक सेवा के बदले में उनको पुरस्कार के स्वरूप में दी जाती थी, जिसके ऊपर
कुछ कर के रूप में राजकोष में उस अधिकारी को या सैन्य अधिकारी को या जो भी जागीरदार वहाँ पे नियुक्त किया जाता था या सामंत नियुक्त किया जाता था, या तुर्की अधिकारी, हम सामंत तो नहीं कहेंगे, हम तुर्की अधिकारी कहेंगे, जो नियुक्त किए जाते थे उनको वह कर अदा करना होता था। बड़ी एकता से मतलब है कि जो उच्च पद के मलिक होते थे, उन लोगों को, जो तुर्की सरदार होते थे, उनको बड़ी जागीर दी जाती थी और इन जागीरों में राजस्व वसूली का काम, प्रशासन की व्यवस्था का काम इन मलिकों को ही या तुर्क अधिकारियों को ही करना पड़ता था। और इसी के साथ साथ उस एरिया की, प्रांत की लॉ मेंटेनेंस का काम भी उन्हें ही करना होता था। और अगर कभी ज़रूरत पड़ती थी तो केंद्र को वे ही टुकड़ियाँ, सैनिक टुकड़ियाँ भी देते थे। इस प्रकार से उसने हिंदू सामंत व्यवस्था का तो अंत करा, परंतु एक प्रकार से यह भी सामंत व्यवस्था ही थी जो उसने तुरंत, सामंत तो नहीं कहेंगे हम, नौकरशाही व्यवस्था थी जो उसने अपने समय में लागू करी, परंतु इसके दूरगामी प्रभाव रहे और इन एकताओं के माध्यम से प्रशासनिक सुविधा उत्पन्न हुई और अपने एरिया के लिए, अपने प्रांत के लिए वे ही जिम्मेदार थे जिनके अधिकार में ये एकताएं दी गई थी। फिर उसने दोआब के क्षेत्र का आर्थिक मूल्यांकन करवाया और वहाँ पर भी उसने राजस्व निश्चित करा और अपने सैनिकों को, तुर्की सैनिकों को वहाँ पे नियुक्त किया, क्योंकि दोआब के प्रदेश की उर्वरकता को देखते हुए उसने उसको अपने अधिकार में कर लिया था। दूसरा कार्य महत्वपूर्ण जो उसने करा था वह था शाही सेना का संगठन करना, और इसके अंतर्गत उसने सेना की भर्ती, उसका वेतन, उसका भुगतान और सेना को पूर्णतः केंद्रीय शासन के नियंत्रण में रखना, ये सारे कार्य इल्तुतमिश ने अपनी निगरानी में ही करे थे। और उसने उन सभी कार्यों को, किस प्रकार से नियुक्ति की जाएगी और नियुक्ति के आधार पर उसने उनके चिन्हों को भी अंकित करना शुरू करा था और उसने उनको रिकॉर्ड रखना, चिन्ह नहीं, रिकॉर्ड रखना प्रारंभ करा था जो भी सैनिक भर्ती के लिए आते थे। तीसरा कार्य जो उसने करा था वह मुद्रा प्रणाली को उसने वापस से लागू करा था और प्रॉपर वे में उसने लागू करा था। अब वहाँ पे दिल्ली में अलग अलग तरह के सिक्के नहीं थे, सिर्फ मात्र 2 ही प्रकार के सिक्के चल रहे थे। चांदी का टंका जो 178 ग्रेन का हुआ करता था और उसने तांबे का जीतर, ये 2 सिक्के उसने प्रचलन में लिए थे। इस प्रकार यह एक रास्ता को उत्पन्न करना यह महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और उसने टकसाल की परंपरा, जिस तरह से टकसाल की परंपरा कह रही हूँ, सिक्के पर नाम लिखने की परंपरा जो थी वह उसने भारत में अब प्रारंभ करी थी। इस प्रकार उसने प्रशासन को सुरुचिपूर्ण और सकुशलता से संगठित किया था। इसके लिए उसने प्रशासन में बर्बरता के स्थान पर संगठन, यानी पहले जो जोर पर राज्य किया जाता था उसके स्थान पर न्याय व्यवस्था, संगठन को उसने ज़्यादा प्रेरित किया। साम्राज्य को, पूरे साम्राज्य को उसने एकताओं में बांटा। एकताओं पे उसने तुर्क अधिकारियों को नियुक्त करा। ये वे अधिकारी हुआ करते थे जो सीधे गौर वंश से या उच्च तुर्क वंश से संबंधित होते थे। दूसरा, उसने प्रशासन में सजगता को स्थान दिया, प्रजा के हितों को स्थान दिया और न्यायप्रियता में विश्वास किया। ये कहा जाता है कि उसके दरबार में कोई भी कभी भी न्याय के लिए पहुंच सकता था और अगर दिन में न्याय चाहता था तो लाल कपड़े पहन करके अगर वह चले जाता तो प्रायोरिटी बेस पे उसका कार्य किया जाता था। और उसने अपने महल के बाहर 2 शेर खड़े कर रखे थे और जिनके गले में घंटी लगा दी थी। शेर की मूर्ति थी, शेर नहीं थे, और उसने मूर्ति लगा दी थी। उन मूर्ति के गले में उसने जंजीर टांग दी थी और इन जंजीरों को बजाने पर वह चाहे रात हो वह तुरंत की तुरंत न्याय के लिए आया करता था। इसी तरह से उसने प्रशासन में योग्य और कुशल और न्यायप्रिय व्यक्तियों की नियुक्ति पर उसने जोर दिया था। फिर प्रशासनिक कार्यों में उसने
क्योंकि उसकी खुद की रुचि थी, इसलिए प्रशासनिक कार्यों का दायित्व उसने अपने अधिकारियों को, उन अधिकारियों को दिया था जिनका प्रशासन में इंटरेस्ट था, और उनको प्रशासन के संचालन की रूपरेखा जो थी वह उसने दे दी थी। साथ ही साथ में उसने रचनात्मक कार्यों पर भी जोर दिया था, जो कि उसकी प्रशासनिक प्रणाली का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस प्रकार से उसने अपने जीवन काल में ही अपने साम्राज्य को संगठित करने का प्रयास किया। यह प्रयास न केवल प्रशासन में, उसने अपनी सांस्कृतिक अभिरुचियों को भी प्रेरणा दी, और इसी को देखते हुए उसने कई संत और दरवेशों को अपने यहाँ अपने दरबार में बुलाया था। उलेमाओं का प्रभाव राजनीति में उसने कभी भी बर्दाश्त नहीं किया। उलेमाओं के प्रभाव से वह मुक्त रहा, यही उसकी महत्वपूर्ण वो निर्णय था। मोहम्मद हबीब ने कहा है कि इल्तुतमिश को अपने स्वामी से अनेक अधूरे प्रशासकीय भवन निर्माण और साम्राज्य संबंधी कार्य विरासत में प्राप्त हुए थे। उसने न केवल उन्हें पूरा किया, अपितु अपनी निजी नीतियों का भी उसने संचालन किया। उसका यथार्थवादी मूल्यांकन, सावधानी से नियोजन तथा उन समस्त समस्याओं के कुशल संचालन ने उसे सफल बनाया। इस प्रकार से इल्तुतमिश ने भारत में एक सल्तनत वंश की नींव डाली, जो सल्तनत ने मुगल 1526 तक भारत पर शासन किया, और यह कार्य की नींव इल्तुतमिश को ही इसका क्रेडिट जाता है। अपनी योग्यता से और अपनी क्षमता से उसने यह राज्य स्थिर बनाया। थैंक यू सो मच।